नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके महिला एवं बाल अपराध, जिसके अंदर आपके 10 प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से अगर नोट्स बनाकर तैयार करते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। बहुत ही छोटा सा पार्ट है और सबसे ज़्यादा नंबर इसी से कवर होंगे आपके और आसानी से कवर कर सकते हैं। अब आपके 4 दिन पेपर है और 8 पारियों में पेपर होगा, तो यहाँ से जितने भी 15-20 प्रश्न बनते हैं इनमें से हर प्रश्न में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैटर यहाँ पर कम है और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो प्रश्न यहाँ से 8 पारियों में अगर होता है तो हर पारी में 8 पारी में होगा और हर पारी में 10 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ से 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 80 प्रश्न एग्जामिनर को इन्हीं 20-25 प्रश्नों में से बनाना है, क्योंकि आपके महिला एवं बाल अपराध की पुलिस साइट पे यही दिए हुए हैं। कुछ नवीनतम परिवर्तन हुए हैं, उनको भी हम जोड़कर इनके अंदर शामिल कर लेंगे और उनको अच्छी तरीके से क्लास में ही आपको याद करना है। छोटे छोटे पॉइंट है, हर लाइन को थोड़ा समझ कर याद करना है ताकि ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। बीच बीच में मैं अलग से ट्रिक से भी आपको कुछ याद करवा दूंगा, तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। पिछली बार भी मैंने ये पुलिस भर्ती में पढ़ाया था, उसके अंदर सारे प्रश्न इन्हीं में से मिले थे और अच्छा स्कोर बच्चे कर पाए थे इसके अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। महिला एवं बाल अपराध। सबसे पहले आपको याद रखना है महिला एवं बाल अपराध का उद्देश्य क्या है। महिला एवं बाल अपराध को पुलिस के पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में नॉर्मल बात आपको याद रखनी है कि नवीनतम पुलिस कार्मिकों को महिला एवं बाल अपराध से संबंधी कानूनी जानकारी प्रदान करना, ताकि वो इनका उपयोग करते हुए प्रशासन में उचित भागीदारी निभा सके, क्योंकि नियुक्त होने के बाद में यही पुलिस कार्मिक कार्य करेंगे, तो इनको कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये इसका आपके उद्देश्य हो जाएगा। ये प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको भी आपको याद रखना है उद्देश्य को, ठीक है। इसके बाद में अगला लेते हैं। उद्देश्य के बाद में पृष्ठभूमि का मतलब है कि किस प्रकार से अपराध होते हैं, किस टाइप से महिला एवं बाल संबंधी अपराध बढ़े हैं, तो उनको अपन पृष्ठभूमि के अंदर शामिल करेंगे, जिसके अंदर पहला शब्द आता है आपके हिंसा। पहला शब्द कौन सा है? हिंसा। और हिंसा में आपको रटना नहीं है, केवल अच्छी तरीके से समझ के करना, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर आपको लैंग्वेज में फंसाने का प्रयास करेगा और पिछली बार भी ये प्रश्न पूछा गया था सीधा तौर से। तो अभी बात करते हैं हिंसा की। तो हिंसा में आपको याद रखना स्वयं या अन्य व्यक्ति के साथ या किसी समुदाय के साथ या समूह के साथ जानबूझकर चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया प्रयास क्या कहलाएगा? आपके हिंसा। तो यहां पर आपको याद रखना 3 बातें मेन रूप से। एक तो याद रखना स्वयं, ये बात विशेष गौर करना। स्वयं का मतलब है अगर व्यक्ति स्वयं को भी किसी तरीके से चोट पहुंचाता है तो वो भी किसकी श्रेणी में आएगा? हिंसा की श्रेणी में। ये बात विशेष तौर से याद रखना। स्वयं के प्रति कैसे? जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो वो भी क्या मानी जाएगी? हिंसा मानी जाएगी, अपराध मानी जाएगी। तो स्वयं के प्रति क्या हो रहा है? जानबूझकर चोट पहुंचा रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगी? हिंसा। तो विशेष बात ये याद रखनी है, स्वयं किसी अन्य व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध किसी भी प्रकार से शारीरिक व मानसिक चोट पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया शक्ति प्रयोग क्या कहलाता है? आपके हिंसा। तो यहां पर आपको याद रखना है हिंसा का कार्य केवल इतना ही नहीं है कि शारीरिक रूप से चोट पहुंचाते हैं आप, मानसिक रूप से भी आप किसी को परेशान करते हैं तो वो भी क्या कहलाएगी? हिंसा कहलाएगी। तो ये हिंसा की बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में याद रखना है अपराध किसे कहेंगे अपन? तो अपराध में आपको याद रखना है जानबूझकर किया गया ऐसा कार्य जो समाज के नियमों एवं समाज के आचरण के विरुद्ध हो या उसका उल्लंघन करता हो, लेकिन उनके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर अपराध माना जाए और उसके लिए दंड का प्रावधान है, वही आपके क्या कहलाएंगे? अपराध कहलाएंगे। तो ये बात आपको इस विशेष तौर से याद रखनी है। यानी ऐसे कार्य जो समाज विरोधी हो तथा समाज के निर्धारित आचरण का क्या करता हो? उल्लंघन करता हो, और जिसके लिए दोषी व्यक्ति को, यह बात विशेष याद रखना, जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय
दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 के तहत कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता हो, वही आपके क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। तो यहां पर यह बात आपको विशेष तौर से याद रखनी, ऐसे कार्य जो समाज विरोधी हो लेकिन उसके लिए दंड का प्रावधान कहां है, आईपीसी के अंदर दंड का प्रावधान है, उसे ही अपन अपराध कहेंगे, अन्य को अपन अपराध नहीं कहेंगे। तो ये दोनों परिभाषा आपको विशेष तौर से समझ कर करनी है, याद रखनी है, और यहीं से आपको एक आध प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने का पूर्ण रहेगा आपके। चलो, तो अब यहां तक एक बार वापस आपको समझना है, याद करना है। पहली बात हमेशा आपको याद रखना, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, उद्देश्य। महिला एवं बाल अपराध का उद्देश्य क्या है, तो आपको केवल इतना ही याद रखना है, नवीनतम पुलिस कार्मिकों को, नवीनतम पुलिस कार्मिकों को महिला एवं बाल अपराध संबंधी कानूनी जानकारी प्रदान करना, जिससे वो प्रशासन में आने के बाद में उचित भागीदारी निभा सके। तो ये हो जाएगा इसका उद्देश्य। इसके बाद में अगला आपको याद रखना हिंसा। अगला कौन सा हो जाएगा, हिंसा। तो हिंसा के अंदर आपको याद रखना है, जानबूझकर किया गया, जानबूझकर चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया, स्वयं के प्रति, अन्य व्यक्ति के प्रति, समुदाय के प्रति या समूह के प्रति किया गया मानसिक एवं शारीरिक कार्य क्या कहलाएगा, आपके हिंसा कहलाएगा। तो कैसे भी आपको याद रखना है, हिंसा में 3-4 शब्द याद रखना, एक तो स्वयं, एक आपको याद रखना अन्य व्यक्ति, एक याद रखना या समूह या समुदाय, ठीक है। फिर इनके बाद में याद रखना इनके ऊपर जानबूझकर, जानबूझकर किया गया, जानबूझकर किया गया शक्ति प्रयोग, चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया जानबूझकर शक्ति प्रयोग। और इसमें यह भी याद रखना आपको कि किसी भी प्रकार से मानसिक या शारीरिक रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान किया जाता, चोट पहुंचाई जाती है, तो ये क्या कहलाएगा, आपके हिंसा। तो इन शब्दों को थोड़ा तोड़ के याद कर लेंगे। फिर आपको याद रखना अपराध। तो अपराध में क्या हो जाएगा, आपके ऐसे कार्य जो समाज विरोधी हो एवं समाज के नियमों का उल्लंघन करता हो, लेकिन उनके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 में दंड का प्रावधान है, वही आपके क्या कहलाएंगे, अपराध। तो आपको याद रखना ऐसे समाज विरोधी कार्य, ठीक है, जिनके उल्लंघन पर आपके किसके तहत सजा दी जाती है, तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंड का प्रावधान है, वो क्या कहलाएंगे, अपराध। तो ये तीनों लाइन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रश्न आपको यह भी याद रखना है, हिंसा व अपराध दोनों में एक दूसरे से कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। यहां पर याद रखना आपके ऐसा भी प्रश्न आएगा, सीधा संबंध है या विपरीत संबंध है या व्युत्क्रमानुपाती है, तो ऐसा भी दे सकते हैं। तो इस लाइन को भी विशेष याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर हिंसा हो रही है तो वहां पर निश्चित है कि वहां अपराध हुआ है। तो इन दोनों में आपस में कैसा संबंध है, ये दोनों में कैसा संबंध हो गया, सीधा। यानी जहां पर अपराध हो रहा है तो वहां हिंसा अवश्य हुई है, या तो मानसिक रूप से हुई है या शारीरिक रूप से हुई है, ठीक है। या जहां पर हिंसा हुई है तो वहां पर भी आपके क्या हुआ है, अपराध हुआ। तो दोनों में क्या कहेंगे अपन, यहाँ सीधा संबंध है, आपस में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा किसी व्यक्ति को अपराध के लिए प्रोत्साहित करे, ये भी कार्य हिंसा व अपराध की श्रेणी में रखे जाएंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है। हर लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है लाइन, देखिए, ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो तथा किसी व्यक्ति को अपराध के लिए प्रोत्साहित करे। आप किसी व्यक्ति को अपराध के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो ये भी अपराध और हिंसा की श्रेणी में आएगा। यानी आपको अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को आप प्रोत्साहित करते हैं तो भी आप दोषी है। तो ये भी कार्य आपके किसकी श्रेणी में आएंगे, अपराध व हिंसा की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। एक तो अपराध के लिए किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना या किसी की भावनाओं के विपरीत कार्य करना, ये भी क्या कहलाएगा, आपके हिंसा या अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके बाद में महिला एवं बाल अपराधों को कम करने के लिए सरकारी तंत्र के अलावा अनौपचारिक रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक तथा विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं
आम नागरिकों को अपराधों की कानूनी जानकारी देकर लोगों को जागरूक करके अपराधों में कमी लाई जा सकती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि महिला एवं बाल अपराध संबंधी अपराधों में कमी कैसे लाई जा सकती है। तो कमी के लिए आपको याद रखना, सरकारी तंत्र तो अपना काम कर ही रहा है, विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर उनको लागू कर रहा है, लेकिन आम नागरिक भी अगर इन कानूनों के प्रति जागरूक होंगे या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी, तभी इन अपराधों में कमी लाई जा सकती है। और इसके लिए प्रत्येक नागरिक को क्या होनी चाहिए, इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपराधों को कम कर पाएंगे, अन्यथा मामले कम नहीं होंगे। तो जो सरकारी तंत्र से जो कार्य होते हैं इसे तो कहते हैं अपन औपचारिक, क्या कहते हैं, औपचारिक कानून बनाना। जबकि अनौपचारिक का मतलब है कि घर, समाज, अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं, निजी संस्थाएं इन कानूनों की लोगों को जानकारी देकर जागरूक करेंगे, तभी इन अपराधों में कमी आएगी। तो कहने का मतलब है सरकारी तंत्र और अनौपचारिक तरीके से, दोनों तरीके से काम होगा तो भारत में इन अपराधों की क्या होगी, कमी होगी। तो ये आपके अपराधों के कमी के लिए क्या क्या प्रावधान है उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अगला है आपके महिलाओं से संबंधी अपराध। तो महिलाओं से संबंधी कौन कौन से अपराध माने जाते हैं, तो जितना भी आप अपने आस पड़ोस या न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं जिसके अंदर जितने भी मामले आते हैं, जैसे महिला उत्पीड़न है, रेप का मामला है, मानसिक रूप से परेशान करना है, महिला की घरेलू हिंसा है, दहेज संबंधी समस्या है, तो ये सारे प्रावधान या सारी समस्याएं किससे संबंधित अपराध माने जाते हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध। तो इसमें के अंदर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही देखना है कि महिला से संबंधित अपराध है कौन कौन से, जो आप सामान्य रूप से देखते हैं वही अपराध है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, महिलाओं से संबंधित अपराध में इसमें उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन एवं भावनात्मक उत्पीड़न, शोषण से संबंधित अपराध देखे जाते हैं। यानी जो भी आपने नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं महिलाओं से संबंधित, वो सारे क्या है आपके महिलाओं से संबंधित क्या माने जाएंगे, अपराध। तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, हर एक व्यक्ति इसको सही कर सकता है। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार आंकड़े। ये बात आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, आपको नोट रूप में इसको याद रखना है। सारी पांचों बातें प्रावधान आपको याद रखना है। प्रावधान क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार आंकड़े, यानी अपराध ब्यूरो ने एक आंकड़े जारी किए थे, कब, 2015 से। उस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो इस रिपोर्ट का नाम भी याद रखना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015, सन भी आपको यहां पर याद रखना है। अब इनके तहत आंकड़े क्या क्या थे, तो इसके अंदर आपको देखना है, पहली बात क्या थी, प्रति वर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। तो पहली इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि प्रति वर्ष महिलाओं के लिए कितने महिलाओं संबंधी अपराधों के केस दर्ज होते हैं, तो यहां पर आपको याद रखना है 3 लाख से अधिक। तो पहली शर्त तो क्या हो जाएगी, 3 लाख से अधिक मामले प्रति वर्ष महिलाओं के दर्ज होते हैं। फिर है 34,000 से अधिक महिलाएं प्रति वर्ष दुष्कर्म का शिकार होती है। तो ये भी आंकड़ा कहां का है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड 2015 का है। यानी प्रति वर्ष कितनी महिलाएं दुष्कर्म का, लगभग कितनी महिलाएं दुष्कर्म का शिकार होती है, तो 34,000 महिलाएं। ठीक है, फिर है दहेज के कारण कितनी महिलाओं की हत्या होती है, तो प्रति घंटे एक महिला की हत्या किस कारण होती है, आपके दहेज के कारण। ठीक है, फिर आपको याद रखना अगली रिपोर्ट, लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है। कितने प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है, 70% महिलाएं। फिर है आपके अगला 5वीं रिपोर्ट के अंदर जानकारी, प्रति वर्ष लगभग 60,000 महिलाएं अपहरण का शिकार होती है। यानी कितनी महिलाओं का विकास अपहरण प्रति वर्ष होता है, तो वो है आपके 60,000। तो ये पांचों के पांचों लाइन प्रश्न है, पिछली बार भी मैंने लिखाए थे इनको और याद भी करवाया था, और इन्हीं में से प्रश्न आए थे। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं ये पांचों लाइनें, हर लाइन आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, तो विशेष तौर से याद रखना 5 प्रश्न ये और एक ये कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने कब आंकड़े जारी किए, रिपोर्ट में 2015। उल्टा भी दिया आ सकता है, ये लाइन दे के पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी, या ये आंकड़े कौन सी रिपोर्ट के थे, तो भी आपको याद रखना, कैसे भी पूछा जा सकता है उल्टा सीधा। वापस ध्यान दीजिए, इसको याद करना है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड
2015 के अनुसार आंकड़े। तो पहले शॉर्ट रूप में आपको याद रखना है, पहला आंकड़ा क्या है, प्रति वर्ष कितने मामले महिलाओं के अपराधों संबंधी दर्ज होते हैं, तो 3 लाख से प्लस मामले प्रति वर्ष दर्ज होते हैं, प्रति वर्ष अपराधों संबंधी मामले दर्ज। फिर दूसरा याद रखना है, प्रति वर्ष कितनी महिलाएं लगभग दुष्कर्म का शिकार होती है, तो 34,000 महिलाएं किसका शिकार होती है, दुष्कर्म का। फिर तीसरी लाइन में याद आपको रखना है कि दहेज के कारण प्रति घंटे यानी हर घंटे प्रति घंटे एक महिला की मृत्यु होती है, किस कारण, दहेज के कारण। चौथी बात में आपको याद रखना है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो चौथी बात है आपके 60,000 से लगभग 60,000 से अधिक महिलाएं वर्ष में अपहरण का शिकार होती है, अपहरण का शिकार होती है। और पांचवी और अंतिम बात आपको याद रखनी है, घरेलू हिंसा के तहत कितने प्रतिशत महिलाएं प्रति वर्ष घरेलू हिंसा का शिकार होती है, तो 70% महिलाएं। तो ये सारे के सारे आंकड़े आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से इनको याद रखना है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला है आपके महिला अपराध को रोकने से संबंधित कानून। महिला अपराधों को रोकने के लिए जो भारत सरकार ने कानून बनाए हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर अपन बात करेंगे। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राज्य को अधिकार दिया कि वो महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए उपाय करे और विभिन्न कानून बनाए। संविधान ने यह अधिकार किसको दिया भाई, राज्यों को दिया है। किसको दिया है, राज्यों को इससे संबंधित कानून बनाकर महिला एवं बाल अपराधों को रोके, ठीक है। फिर अपन बात करें कि भारत के अंदर केंद्रीय सरकार ने कौन कौन से प्रावधान किए इन अपराधों को रोकने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है भारतीय दंड संहिता जिसे अपन आईपीसी 1860 कहते हैं। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, और ये 1860 के अंदर पारित हुआ था। ये अधिनियम कब पारित हुआ था, 1860 के अंदर पारित हुआ था। और इसके अंदर ये भी याद रखना है उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, भारत के वाइसराय, तो वाइसराय में आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। कौन था आपके, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि किसके समय भारतीय दंड संहिता नामक अधिनियम पारित हुआ था, तो वो है आपके लॉर्ड कैनिंग के समय, जो आपके 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल भी था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये यहां से इसका बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन वो आपको याद रहे नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। आपके 1833 के अधिनियम के अंदर भारत के अंदर वाइसराय का गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया था पूरे भारत के लिए। उसी समय गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को 1834 के अंदर आमंत्रित किया था, और उसका काम था कि विधि संबंधी या अपराधों संबंधी कुछ कानून बनाए और उसको लागू करके अपराधों को रोका जाए। तो मैकाले ने 1834 के अंदर अध्यक्ष बना था विधि आयोग का, और 36 के अंदर उसने रिपोर्ट दे दी थी। उस रिपोर्ट को सदन के अंदर रखा गया, लेकिन बाद में सरकार चेंज होने से वो आगे नहीं बढ़ पाई, और फिर आपके 1856 के अंदर पुनः इस रिपोर्ट को असेंबली में रखा गया, और वहां पर यह रिपोर्ट पारित हुई आपके कब जाकर 1860 के अंदर, और उस समय आपके वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इंडियन पेनल कोड 1860 पारित कब हुआ था, 1860 में पारित हुआ था, और किस वाइसराय के समय, तो ये भी आपको याद रखना, लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। ये इंडियन पेनल कोड के जो प्रावधान है, अगर पूछ भी ले थोड़ा डीप जाए, तो प्रावधान या रिपोर्ट किसने बनाई, तो आपको याद रखना है विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि यानी कानून कहते हैं अपन, विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले। ये भी थोड़ा नाम याद रखना कि भारतीय दंड संहिता के लिए जो प्रावधान किए गए किस आयोग की सिफारिश पर किए गए थे, तो वो हो जाएगा आपके लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर, ठीक है। और लागू किसके समय हुआ, वाइसराय के समय। अब इसके लिए याद रखना, यहां से भी पिछली बार खूब सारे प्रश्न पूछे गए, तो याद रखना है इसका एक तो फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन पेनल कोड, कब पारित, 1860। फिर है ये भारत स्तर पर आपराधिक मामलों से संबंधित व्यापक कानून है। ये भी लाइन याद रखना, कानून कैसा है,
व्यापक, व्यापक का मतलब क्या हुआ, यानी इसके अंदर अपराधों की विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई है, यानी अपराध कैसा है और उस अपराध की परिभाषा है इसके अंदर, और उस अपराध के अंदर अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो ये आपके कहां पर आ जाएगा, व्यापक स्तर का कानून है। विशेष याद रखना, कानून कैसा है, व्यापक, या अपन इसे कहेंगे विस्तृत कानून। यहां आपके लिए गलत करवाने के लिए आ सकता है कि आंशिक या छोटा कानून या अल्प कानून, ऐसा कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कैसा कानून है, व्यापक कानून है। ठीक है, फिर है ये पूरे भारत में लागू होता है, ये पूरे भारत के अंदर लागू रहता है। फिर अगली बात है, ये भारत के अंदर किए गए अपराधों के अपराध हेतु सजा एवं जुर्माने का प्रावधान इसी भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत किया जाता है। यानी आपको याद रखना है, भारत में अपराधों की जानकारी, अपराधों की जानकारी और इन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान कहां पर दिया गया है, तो आपको याद रखना भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता में दिया हुआ विस्तृत रूप से, यानी हर लाइन को बताया हुआ कैसा अपराध है और उसके लिए क्या सजा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके भारतीय दंड संहिता। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आईपीसी 1860, अब मैं बार बार भारतीय दंड संहिता नहीं बोलूंगा, आईपीसी 1860 ही बोलूंगा, इंडियन पेनल कोड 1860 के तहत महिला संबंधी अपराधों की धाराएं, क्योंकि इसी के अंदर ही जो भी अपराध है उसकी परिभाषा है और उसके लिए सजा के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो महिलाओं से संबंधी जो अपराध है उनसे संबंधित धाराएं कौन कौन सी है, कहां पर, आईपीसी 1860 के अंदर। ठीक है, तो पहली लाइन है आपके धारा 354, धारा 354 में आपको याद रखना है, महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से किया गया हमला कौन सी धारा के तहत अपराध है, धारा 354 के तहत। ये धारा किस अधिनियम की है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 की है। तो पहली लाइन तो हो जाएगी लज्जा भंग करने के लिए किए गए उद्देश्य से हमला। दूसरी है आपके 354A। अब बार बार आपको ये 354 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल इसको याद करो, तब ऐसे ही करना। 354 में क्या हो गया, लज्जा भंग, फिर 354A में क्या, इस तरीके से चलना ताकि आपको क्रमशः याद रह जाए। ठीक है, तो 354A में क्या, आपके यौन उत्पीड़न संबंधी मामले, यानी महिलाओं के ऐसे मामले जिसके अंदर यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। कौन सी धारा के तहत, धारा 354A के तहत। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है 354B। 354B में आपको याद रखना है, स्त्री को बलपूर्वक नग्न करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। कौन सी धारा के तहत, धारा 354B के तहत। अब इसको थोड़ा सा आप जोड़ के याद रखना, बलपूर्वक शब्द क्या लिखा हुआ है, बलपूर्वक, और बल में अपन क्या शब्द काम में लेते हैं, बी काम में लेते हैं, बलपूर्वक में क्या आया, बी आया। तो ये कौन सी धारा में है, 354B। अब यहां पर बलपूर्वक की जगह जबरदस्ती भी लिखा जाए तो आपको वो नहीं है कि बलपूर्वक का दूसरा अर्थ जबरदस्ती होता है, लेकिन अपने को याद करना है बलपूर्वक से, ताकि बी से अपनी ये अनुच्छेद, ये सॉरी धारा याद हो जाए। हमेशा संख्यात्मक आंकड़े लंबे समय तक याद नहीं रहते हैं, या तो उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, या उसको किसी न किसी शब्दों से जोड़ के याद करना ताकि लंबे समय तक याद रह जाए। तो यहां पर बी से क्या हो जाएगा, बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना। ये कहां पर है, आपके धारा 354B के अंदर। इसके बाद में सी, 354C धारा, इसके तहत है ताक झांक करना। ताक झांक करना, ताक झांक का मतलब है कि किसी महिला जो खड़ी है तो उसके सामने देखना या बार बार मतलब झांकना, तो इसे अपन क्या कहते हैं, ताक झांक। लेकिन इसको आपको याद ऐसे करना है, जैसे आप छोटे बच्चे हैं, स्कूल के अंदर जब एग्जाम चलता है तो एग्जाम के अंदर जब किसी को प्रश्न नहीं आ रहा है तो आगे वाले से वो प्रश्न पूछने का प्रयास करता है और धीरे से बोलेगा नहीं और धीरे से इशारे करेगा, और उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को सुनाई नहीं देगा, तो वो क्या कहेगा, मन में धीरे धीरे कहेगा सी सी, कहेगा ना, मतलब धीरे से बोलेगा, सी यानी बहुत कम आवाज में इशारों में बोलेगा, पूरा नहीं बोलेगा, तो इसे अपन क्या कहते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, कौन सी धारा, सी से हो जाएगी धारा सी। तो सी में आप क्या करेंगे, आगे वाले से ताक जाग करेंगे, तो इसको ऐसे याद रखना ना, सी में क्या है आपके, ताक जाग करना, यानी महिलाओं के संबंधी ऐसे मामले जहां पर व्यक्ति ताक जाग करता है तो वो कौन सी धारा के तहत अपराध है, तो 354C के तहत। ठीक है, अगला है 354D। 354D में आपको याद रखना है, स्त्री का
पीछा करना, यानी कोई अकेली महिला है तो उसका पीछा करना, ये भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। कौन सी धारा के तहत, 354D के तहत। और ये धाराएं सब किसकी है, भारतीय दंड संहिता 1860 की। अब यहाँ पर डी को आपको ऐसे याद रखना, डी से आपको याद रखना डॉग। और आपको पता है जब आप किसी अनजान शहर में या अनजान गली में चले जाते हैं तो वहां के डॉग यानी कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं और आपका पीछा भी करते हैं। तो पीछा से आपको याद रखना है, पीछा कौन करता है अनजान जगह पर, डॉग। तो यहाँ पर धारा कौन सी हो जाएगी, डी। तो धारा 354D में क्या है, पीछा करना। तो ये आपके कुछ धाराएं हो जाती है। और अंतिम धारा है आपके धारा 509, इसके तहत क्या है, किसी स्त्री का अंग विक्षेप करना भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो ये जितनी भी आपके 5 और 1 ये 6 धारा, ये सारी धाराएं किन से संबंधित है, महिला अपराधों से संबंधित है। और इन महिला अपराधों की जानकारी कहां पर दी गई है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर दी गई है। तो इनको आपको इसी तरीके से याद रखना है। वापस ध्यान दीजिए, इनको याद रखना ही रखना आपको। तो धारा सारी किसके तहत है, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत। तो पहली में हो जाएगा आपके, शुरुआत कहां से होगी है, धारा 354 से। तो 354 तो सीधा याद रखना ही है। और इसके अंदर क्या है, लज्जा भंग करना, किसी महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से किया गया हमला, ठीक है। फिर आपको याद रखना 354A, 354A में क्या हो जाएगा, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न। फिर आपको याद रखना 354B, बी से मैंने याद करवाया था बलपूर्वक नग्न करना या जबरदस्ती नग्न करना किसी महिला को। तो ये आपको याद रखना, बी से बलपूर्वक नग्न करना। फिर सी से याद करना, मतलब इशारे करना इस टाइप से। तो इसे कहते हैं, इसे क्या करेंगे, ऐसे इशारे, ताक झांक, इसे कहेंगे ताक झांक करना 354C के तहत। और डी में आपको याद रखना डॉग, डी से याद रखना डॉग। और डॉग कब पीछा करता, अनजान जगह पर पीछा, यहां पर किसके लिए, महिला का पीछा करना, यानी स्त्री का पीछा करना। तो ये डी को ऐसे आपको जोड़ के याद रखना। फिर है आपके डी के बाद में अगला हो जाएगा 509 में क्या आपके अंग विक्षेप, ठीक है। तो ये सारी धाराएं आपको थोड़ी सी इन ट्रिक से जोड़ के याद रख लेना, इससे काम चल जाएगा ताकि आप आराम से उत्तर तक पहुंच सके। और कुछ आपको ऐसे ही याद रह जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके महिला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। इसके बाद में है आगे आपके, अगला है भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 में बनाया गया, जो 2018 में पारित किया गया। इसके तहत निम्न प्रावधान किए गए। तो एक तो बात आपको सीधी याद रखनी है, नोट रूप में याद रखनी है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 में संशोधन कब किया गया, इसके अंदर संशोधन कब हुआ, तो संशोधन किया गया 2018 में। और किसके द्वारा संशोधन किया गया, संसद द्वारा। संशोधन किसके द्वारा, संसद द्वारा। और संशोधन करके इन धाराओं के अंदर जो अपराध है, उन अपराधों के अंदर सजा के अंदर परिवर्तन किया गया। तो यहां पर आपको याद रखना है 2018 में संशोधन करके एक नई अपराध के अंदर लाइन जोड़ी गई, इसको विशेष तौर से याद रखना। रेप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से मृत प्राय हो जाती है, यानी कोमा में चली जाती है, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। यहां पर 1860 में जो इंडियन पेनल कोड था, इसके तहत मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था। लेकिन यह प्रावधान कब किया गया, 2018 में इस इंडियन पेनल कोड में संशोधन करके। तो यह बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है कि अगर रेप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वो स्थायी रूप से मृत प्राय हो जाती है, यानी कोमा में चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति को अधिकतम सजा क्या दिया जाएगी, मृत्युदंड। यानी ऐसे व्यक्ति में दोषी को कैसी सजा मिलेगी, मृत्युदंड की सजा मिलेगी। और यह प्रावधान किया कब गया, 2018 के अंदर। तो इस लाइन को विशेष तौर से आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगला 1860 के तहत महिलाओं से संबंधित अन्य धाराएं, यानी भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं से संबंधित अन्य धाराएं। पहले अपने 5 धाराएं पढ़ ली थी, 6 धाराएं, उनके अलावा महिलाओं के अपराधों संबंधी और भी धाराएं हैं। तो उसके अंदर है आपके पहली धारा 376। धारा 376 के अंदर है आपके किसी महिला के साथ रेप करना क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। कौन सी धारा के तहत, धारा 376 के तहत। फिर है आपके
धारा 376D, 376D के अंदर है आपके सामूहिक रेप के दोषी को न्यूनतम 10 वर्ष की कैद तथा अधिकतम कितना कारावास है, उम्र कैद। अधिकतम कितना कारावास है, उम्र कैद। ठीक है। फिर है आपके 354C, 354C अपन ने पहला पढ़ा था। 354C में क्या है, ताक जाग करना। तो ताक जाग के दोषी व्यक्ति को पहली बार अगर अपराध करता है तो उसे आर्थिक दंड देकर यानी जुर्माना लगाकर जमानत पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा ही कार्य वो दोबारा करता है वही व्यक्ति और दोबारा दोषी होता है तो दोबारा ऐसा कार्य करने पर आपके गैर जमानती सजा का प्रावधान है, यानी उसको जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, उसको जेल होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है इन दो धाराओं के अंदर। ठीक है। देखो पहली तो कौन सी हो जाएगी, 376। 376 के तहत तो क्या है, रेप या बलात्कार क्या माना जाएगा, अपराध। फिर 376D, 376D के अंदर है सामूहिक रूप से रेप करना। सामूहिक रूप से अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसके लिए आपके न्यूनतम सजा कितनी है, 10 वर्ष। न्यूनतम सजा कितनी है, 10 वर्ष की कैद और अधिकतम सजा कितनी है, आजीवन कारावास। अधिकतम सजा कितनी है, उम्र कैद। ठीक है, उम्र कैद। मैंने आपको पहले ही बताया था अपराधों की जानकारी भी कौन से ये दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में, और उन अपराधों के संबंधी सजा का भी प्रावधान कहां पर दिया गया है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376D के तहत ताक जा करना क्या माना जाएगा, 374D के तहत क्या माना जाएगा, सामूहिक रेप के दोषी व्यक्ति को न्यूनतम सजा तो कितनी है, 10 वर्ष और अधिकतम सजा कितनी है, उम्र कैद। तो ये भी आपको याद रखना है। और 354C वाली बात में आपको याद रखना है ताक जा करना। और अगर कोई व्यक्ति ताक जा करने के मामला में पहली बार अपराध करता है तो उसको तो जुर्माना लगाकर जमानत पर छोड़ दिया जाता है। और अगर ऐसा कार्य वो दोबारा करता है सेकंड बार, तब उसके लिए आपके गैर जमानती का मतलब उसकी जमानत नहीं होगी, उसको जेल की सजा होगी। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है। अगला है तेजाब हमला। तेजाब हमला के दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तेजाब पीड़िता को तुरंत प्राथमिक उपचार हेतु निजी एवं सरकारी अस्पताल को निःशुल्क उपचार करना पड़ेगा। यह भी बात आपको याद रखनी है। अगर कोई महिला या कोई व्यक्ति तेजाब से पीड़ित है तो प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल, ये विशेष याद रखना, निजी अस्पताल यानी प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल को क्या करना पड़ेगा, निःशुल्क उपचार करना पड़ेगा। कब, तेजाब हमले के अंदर। फिर है यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सजा का प्रावधान है, जिसमें दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष व अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। फिर आपको याद रखना है यदि दोषी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो उसे उपरोक्त सजा के अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। यानी सरकारी व्यक्ति है तो ये तो सजा होगी न्यूनतम 7 वर्ष या अधिकतम उम्र कैद, इसके अलावा साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन कब लगाया जाएगा जुर्माना, जब व्यक्ति कैसा हो, सरकारी कर्मचारी हो। फिर अगला है रेप पीड़िता महिला अगर बयान देने में अक्षम हो तो दुभाषीय या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने का प्रावधान है। यानी अगर कोई रेप पीड़िता बोलने में या उसकी भाषा अलग हो जिसको अधिकारी को समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में बयान दर्ज करने के लिए किसकी व्यवस्था की जाएगी, दुभाषीय या विशेष एजुकेटर। विशेष एजुकेटर का मतलब है कोई महिला मूक बधिर है तो ऐसे ही व्यक्ति को लाया जाएगा जो मूक बधिर की भाषा इशारों में समझता हो। तो इस टाइप के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, दुभाषीय या विशेष एजुकेटर की मदद से बयान दर्ज किए जाएंगे। फिर है नोट लगाकर यह भी याद रखना है, कानून के अनुसार सहमति से यौन संबंधी आयु न्यूनतम कितनी मानी गई है, 18 वर्ष। ठीक है, सहमति से अगर यौन संबंधी कार्य किए जाते हैं तो उसे के लिए न्यूनतम आयु कानूनी रूप से कितनी मानी गई है, 18 मानी गई है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये बात विशेष तौर से याद रखनी है तेजाब हमले की। तेजाब हमले में आपको याद रखना, पहली बात तो क्या है कि तेजाब हमले में कोई व्यक्ति दोषी है, तेजाब हमले में कोई व्यक्ति दोषी है तो कितनी वर्ष की सजा है आपके, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितनी वर्ष की सजा का प्रावधान है, 10 वर्ष। अब दूसरी बात,
जब किसी महिला के साथ तेजाब हमला होता है तो उसका प्राथमिक उपचार किया जाना अनिवार्य है। भले ही नजदीकी हॉस्पिटल निजी हो तो वहां पर भी उसका निःशुल्क प्राथमिक उपचार किया जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है, निजी व सरकारी अस्पताल को निःशुल्क प्राथमिक उपचार करना जरूरी है। कौन से मामले में? तेजाब मामले में। अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सजा का प्रावधान है। अब अगर ऐसे मामले में यदि कोई सरकारी व्यक्ति दोषी है तो उसके लिए क्या सजा है? न्यूनतम सजा तो 7 वर्ष है और अधिकतम उम्र कैद है, और साथ में क्या लगाया जाएगा? जुर्माना भी लगाया जाएगा। और यह है आपके अस्पताल के लिए या अस्पताल के कर्मचारी के लिए क्या है, इसके अंदर न्यूनतम कितनी सजा है? 7 वर्ष और अधिकतम कितनी आपके? उम्र कैद। ये तेजाब पीड़ित के दोषी व्यक्ति के लिए भी है और इनके अंदर जो शामिल होते हैं निःशुल्क इलाज वाले उनके लिए भी प्रावधान है। तो इन सजाओं को थोड़ा याद रखना। तो ये हो जाएगा आपके महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इनको आपको याद रखना है और इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है। हर शब्दों को गौर करके पढ़ना है क्योंकि हर लाइन आपके लिए प्रश्न है। सीधे तौर पर प्रश्न नहीं आएंगे तो घुमा फिरा कर इन्हीं लाइनों में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको याद करते रहने हैं और ये आपके सबसे कम मैटर और सबसे ज्यादा अंक देने वाले टॉपिक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।